हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रूबी चौधरी। सो स्टूडेंट, ये एसएसटी के लिए क्लास है, क्लास 10th के लिए। और इसमें हमने अपना 4th चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक और दो क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। इसमें हमने पहले वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट और फिर लॉन्ग क्वेश्चन किए थे। और अब हम एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए थे। अब मुझे इसमें एक दो क्वेश्चन आपके लिए और इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो मैं आज आपको वो करा दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जो आपका क्वेश्चन है वो है ये: कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। मतलब कृषि जो उत्पादन है, कृषि का उत्पादन, उसको की वृद्धि, उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या उपाय किए हैं या क्या क्या सुझाव दिए हैं, तो देखते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ संस्थागत तथा प्रौद्योगिक सुधार किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। मतलब जो जमींदारी प्रथा था उस पर रोक लगाना। जमींदारी प्रथा क्या होती है? इसमें जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, वो वहाँ के जो जमींदार होते हैं उनसे ऋण या कर्जा ले लेते हैं, और उसके बाद जो जमींदार लोग होते हैं वो उनकी जो ज़मीन होती है थोड़ी बहुत, उसको जब्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, इससे जो वो किसान है वो भूमिहीन हो जाता है। तो इस चीज़ का गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस पर रोक लगाई है। किसानों के लिए जमींदारी प्रथा एक अभिशाप थी, इसलिए सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमिहीन काश्तकारों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया तथा जोतों को अधिकतम सीमा सुनिश्चित कर दी गई। इसके बाद खेतों की चकबंदी। चकबंदी क्या होता है? बहुत सारे जो खेत होते हैं वो उनके चक होते हैं, उनको मतलब एक जगह इकट्ठा करना। मतलब अगर किसी के पास थोड़ी बहुत ज़मीन है और वो अलग अलग जगह पर है, तो वो एक अच्छी फसल तैयार नहीं कर पाती, तो उन सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके एक चक किसान को प्रदान करना, या ज़मीन का हिस्सा। तो पहले किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे जो आर्थिक रूप से गैर लाभकारी होते थे, इसलिए छोटे खेतों की चकबंदी कर दी गई। थर्ड है हरित क्रांति। सरकार ने किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज उपलब्ध कराए, जिससे कृषि, विशेषकर गेहूं की खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। हरित क्रांति का मेन मोटिव क्या होता था? किसानों की जो फसल है वो अच्छे से अच्छा, मतलब उसको लाभ दे पाए, जिससे कृषि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आए। जिससे गवर्नमेंट ने क्या किया, किसानों को एक अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराए। इसके बाद प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण। सिंचाई, जिससे खेत को सींचा जाता है। किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। पांचवा है फसल बीमा। फसलें प्राय सूखा फसलें प्राय सूखा, बाढ़, आग आदि के कारण नष्ट हो जाती थी, जिससे किसानों को बहुत हानि उठानी पड़ती थी। इस आपदा से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? फसल बीमा की सुविधा किसानों को उपलब्ध कराई। फसल बीमा से क्या था कि अगर किसी वजह से किसान की जो फसल है वो बाढ़ या आग या सूखे की वजह से नष्ट हो जाती है, तो गवर्नमेंट को उसकी बदले किसान को कुछ पैसे दिए जाते थे, जिससे वो दोबारा से या अपनी आजीविका चला सके। इसके बाद सरकारी संस्थाएं। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। ये संस्थाएं किसानों को महाजनों की चुंगल से बचाती थी, और रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा मौसम की जानकारी तथा कृषि संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। सरकारी संस्थाएं, इसमें क्या होता था कि कम ब्याज दर पर किसानों को ऋण दिया जाता था। इसके बाद
किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। नंबर 8, किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य तथा कुछ महत्वपूर्ण फसलों की लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। नंबर 9, खेतों में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जाने लगा, इससे उत्पादन में वृद्धि हुई। आधुनिक उपकरण जैसे कि पहले टाइम पर क्या होता था, बैल के माध्यम से, हल के माध्यम से फसल को जोता जाता था, लेकिन उसके बाद ट्रैक्टर और अन्य जो फसलों के आधुनिक उपकरण हैं उनके प्रयोग होने लगा, जिससे किसान की मेहनत कम लगने लगी और उसकी फसल अच्छी होने लगी। इसके बाद भारतीय कृषि के सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिससे कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो सके। ये क्या थे, ये सरकार के द्वारा जो उपाय किए गए वो थे। इसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। वैश्वीकरण क्या होता है कि अनेक देशों की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आ जाना, मतलब सभी देश मिलकर क्या करें, एकजुट हो जाए। वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य है विश्व के अनेक देशों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आ जाना। वैश्वीकरण के कारण विभिन्न चीजें एक दूसरे से दूसरे देश में आने जाने लगी, जिससे उच्च कोटि की चीजें ही बाजार में टिक सकी है। वैश्वीकरण के कृषि पर कुछ अच्छे प्रभाव पड़े जो निम्नलिखित है। नंबर 1, भारत दूसरे देशों को अन्न का निर्यात कर अपनी जरूरत का अन्य सामान खरीदने लगा। वैश्वीकरण में क्या हुआ कि हमारे देश के संबंध या अन्य देश के संबंध एक दूसरे के साथ अच्छे होना, मतलब जो अगर हमारे पास कोई वस्तु अधिक मात्रा में क्या हुई है, उत्पन्न हुई है कृषि के माध्यम से, तो उसको क्या करना, उसका निर्यात करना और अन्य उच्च कोटि की वस्तु का आयात करना। विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में अन्य चीजों का अधिक उत्पादन होने लगा। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए भारतीय किसान ने अपने उत्पादन की गुणवत्ता व उसका स्तर बढ़ाने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार मतलब ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का बाजार, उसमें टिकने के लिए किसान को भी क्या हुआ कि वो अपने उत्पादन को और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाए। वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादित होने वाली चीज़ों को दूसरे देशों को बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए जा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक के सहयोग से बहुत से देशों में नई नई चीज़ों की पैदावार होने लगी जो पहले संभव नहीं था। लेकिन वैश्वीकरण की कृषि पर कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े हैं जो निम्नलिखित हैं। विश्व के धनी देशों ने विभिन्न विकासशील देशों में अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि से प्राप्त वस्तुएं बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी, जिससे विकासशील देशों के किसान उनका मुकाबला न कर सके और कृषि का काम छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो ये क्या हुआ, इसका बुरा प्रभाव पड़ा। विश्व के धनी देश निर्धन देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करने लगे। नंबर 3, कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों को कृषि कार्य को छोड़ना पड़ा क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए। इसके बाद कृषि के वैश्वीकरण ने व्यावहारिक कृषि को बढ़ावा दिया, व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया। किसानों ने वही वस्तु पैदा की जिससे बाजार में मांग थी, न कि जनता की आवश्यकता पूरी करने वाली चीजों का उत्पादन किया। इसके बाद कृषि के वैश्वीकरण के कारण ही भारत को लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश बनकर कृषि का अतिरिक्त बोझ को वहन करना पड़ा। ये क्या था, वैश्वीकरण पर एक भारतीय कृषि की टिप्पणी थी और इसमें इसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव हमने देखे। अच्छे प्रभाव में क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किसान अपनी गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ाने लगा, लेकिन कुछ इसके बुरे प्रभाव भी हुए। जो मैंने आपको अभी बताए हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आप सभी अपना 4th चैप्टर तक अपना काम कंप्लीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।